नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम देखेंगे 3 सितंबर का द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस का समरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसको आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला देखिए डिस्कशन हम करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन इस समय बहुत चर्चा में है और हमारे संसद का जो स्पेशल सेशन है, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेके कुछ फैसला लिया जा सकता है संसद द्वारा और कोई बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया जा सकता है। और इसीलिए इस सेशन को बुलाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस सेशन का एजेंडा क्लियर नहीं किया है। तो जब तक गवर्नमेंट कोई एजेंडा क्लियर नहीं करती है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये सेशन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ही किया जा रहा है। हालांकि हम देख लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, कौन से, और क्यों ये आइडिया में आया है। देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको कि कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया है। उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वो उसके प्रेसिडेंट होंगे। और ये क्या स्टडी करेगी दोस्तों? ये फिजिबिलिटी स्टडी करेगी किसका? वन नेशन वन इलेक्शन में। ये टेस्ट करेगी कि ये चेक करेगी कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में फिजिबल है कि नहीं है। इसी के बारे में ये कमेटी बनी है। और इसके लिए देखिए, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया है। कब? 18 से 22 सितंबर के बीच में। और लेकिन एजेंडा अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अब देखिए, पीएम मोदी जो है पुश कर रहे हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। कुछ सालों से ये इस चीज़ के बारे में पुश किया जा रहा है। क्यों पुश किया जा रहा है? क्योंकि इससे जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, वो कम हो जाएगा। और जो कंटिन्यूस इलेक्शन हर साल होता है, देखिए दोस्तों, हर साल किसी न किसी स्टेट में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। देखिए, और उसकी वजह से जो एक्सचेकर है उसकी जेब पे बहुत ही भारी खर्चा पड़ता है। बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसी से दिक्कतों से बचने के लिए ये आइडिया रखा गया है कि क्यों ना 5 साल में जब केंद्र सरकार का इलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 साल में जब इलेक्शन होता है, उसी समय स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इलेक्शन करा दिया जाए। तो देखिए, अब इस पे आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, फेवर में या अगेंस्ट में, ये देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले फेवर में क्या है आर्ग्यूमेंट्स, इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इलेक्शन होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगाई जाती है। उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वीवीपैट मशीन्स होते हैं, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं जो इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए यूज़ की जाती हैं, और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो अब जब हर साल इलेक्शन कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, और पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो एक्सचेकर पर बहुत बोझ पड़ेगा। तो अगर इलेक्शन को सारे एक साथ कराया जा रहा है 5 साल में, तो सिर्फ 5 साल में एक बार बोझ पड़ेगा एक्सचेकर पे, और खर्चा कम किया जा सकता है इससे। देखिए, इससे फिर पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात आ गई। देखिए दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोई भी जो जनता के हित के फैसले होते हैं, कोई भी ऐसे वेलफेयर के फैसले होते हैं, वो नहीं ले सकती है। तो इससे क्या होता है कि एक पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। देखिए, हर साल जब इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ जाती हैं, और वो फैसले लेने में असमर्थ रहती हैं। तो इस वजह से एक पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। इसके लिए भी ये आर्गूमेंट किया जा रहा है कि भैया, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बार लागू होगा 5 साल में, जिससे कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगा और वेलफेयर मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ले पाएंगी। और इससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी होगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, 5 साल पे अगर इलेक्शन होता है, तो जो इस मशीनरी होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनको एक बार इफिशियंटली यूज़ किया जाएगा और उससे इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, अब चैलेंज क्या है? सबसे पहले ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स फैसला होगा, क्योंकि देखिए, हमेशा जो रीजनल और नेशनल लीडर्स हैं उनके बीच में क्लैश रहता है। देखिए, जब नेशनल इलेक्शन होता है तो उसका एजेंडा अलग होता है, और स्टेट इलेक्शन का एजेंडा एकदम अलग होता है दोस्तों। नहीं तो अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शन का एजेंडा हमेशा एक होता, तो मोदी वेव स्टेट्स में भी हो जाती है, स्टेट इलेक्शन में भी होती है, और सारी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं अपोजिशन पार्टी है, कहीं तृणमूल कांग्रेस है। वो क्यों है दोस्तों? वो इसलिए है क्योंकि स्टेट इलेक्शन में जो वोटिंग होती है, वो उसका पैटर्न नेशनल इलेक्शन से अलग होता है। और जो 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 इश्यूज होते हैं वो स्टेट के इश्यूज होते हैं, उसी पे इलेक्शन लड़ा जाता है।
ना कि नेशनल इश्यूज़ पे। तो अगर स्टेट इशू में मोदी का चेहरा दिखाया जाएगा एट द सेम उस समय पे, तो लोग हो सकता है वोट ना दें और अपने स्टेट लीडर को वोट दें। लेकिन दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो नेशनल पार्टीज़ को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहती हैं नेशनल इलेक्शन के लिए। और वो जो वेव होती है एक नेशनल इलेक्शन के समय, जैसे मान लीजिए मोदी वेव है, वो नेशनल इलेक्शन के समय अगर वो वेव चल रही है तो वो स्टेट इलेक्शंस को भी इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मोदी जी के काम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और स्टेट का भी इलेक्शन हो गया तो मैं किसी दूसरी पार्टी को दे दूंगा, भले मैं उसका सपोर्टर ही क्यों ना हो। तो एक वेव होती है, और खासकर जो कम पढ़े लिखे वोटर्स होते हैं उनके अंदर ये वेव, उनके लिए ये वेव बहुत ज़रूरी होती है। और इसी वेव से उनका वोट जो है वो कन्वर्ट होता है आपके नंबर ऑफ सीट्स में। तो यहाँ पे स्टेट पार्टीज अगर वेव चल गई किसी नेशनल पार्टी की, तो स्टेट पार्टीज को सीधा सीधा नुकसान होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे नेशनल पार्टीज की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ वो अपनी प्रेजेंस बना सकती है, और इसी चीज़ का स्टेट विरोध कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की भी बात की जा रही है। अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन आया, तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल शुरू ही किया है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो सबका कोलैप्स होगा। मतलब सबको भैया रिजाइन करवाना पड़ेगा और फिर से वहाँ पे इलेक्शन होगा, तो उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। और ये जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल इस पर राज़ी नहीं होंगे। लॉजिस्टिक इशू की भी बात की जा रही है दोस्तों। लॉजिस्टिक इशू में जैसे वीवीपैट मशीन है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, बहुत सारे जो पेपर वर्क हैं वो बढ़ जाएंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसकी बात की जा रही है। इसीलिए इसको ये चैलेंज माना जा रहा है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले 1952 में हमारे देश में इलेक्शन हुआ था, तो उस समय भी स्टेट और सेंट्रल का इलेक्शन एक ही समय हुआ था, और फिर 1957 में भी ऐसे इलेक्शन हुआ था। लेकिन ये पैटर्न चेंज कब हो गया? जब पॉलिटिकल चेंजेस देश में आने लगे, बहुत जगह कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, रीजनल पार्टीज उभर के आने लगी, तो जो गवर्नमेंट्स है वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी और पहले ही रिजाइन कर देती थी या कोलैप्स हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट्स में इलेक्शन फिर जो नेशनल इलेक्शन है उससे अलग अलग समय पे होने लगा, और नेशनल इलेक्शन में भी जो कोalition गवर्नमेंट्स थी वो बहुत जल्दी जल्दी फॉल होने लगी, तो इसीलिए ये सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया। अब देखिए दोस्तों, अभी भी करंट प्रैक्टिस में देखिए तो कुछ जो स्टेट हैं वो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जब नेशनल इलेक्शन होता है, आंध्र प्रदेश है, जब नेशनल इलेक्शन होता है तो यहाँ पे भी आपका देखेंगे कि इलेक्शन होते हैं साइमल्टेनियस। लेकिन ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कंटिन्यूटी सेंटर के साथ बनी हुई है, और या फिर अगर टूटी भी तो बीच में किसी पॉइंट पे आके बन गई। तो इसीलिए कुछ स्टेट्स में अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा है कि सारे स्टेट में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल इलेक्शन। पास्ट में एफर्ट्स भी हुए हैं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड भी किया है कि ऐसा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी जी ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी किया अपोजिशन लीडर से कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी का पहले से ही एजेंडा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। अब देखिए, लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं दोस्तों इसको लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली के रूल्स में है उनसे भी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इसको 50% स्टेट भी रेटिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेट और फेडरल लेवल के जो प्रोविजंस हैं, फेडरेशन की जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज किया जाएगा। अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी चेंज करके कॉन्फिडेंस वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस की बात कही जा रही है। ये कितना अमल में लाया जाएगा ये अब देखने वाली बात होगी। अब देखिए, करंट चैलेंजेस क्या है इसके। देखिए, अपोजिशन रेजिस्टेंस कर रही है, आपको जाहिर सी बात है काफ़ी पार्टियां ऐसी हैं जो स्टेट में हैं और काफ़ी मजबूत हैं उनकी प्रेजेंस स्टेट में। अगर ऐसा हो जाता है तो उनकी स्टेट में जो प्रेजेंस है उसको कमज़ोर हो सकती है। और झारखंड जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना जैसी पार्टी जो है वो इसका अपोजिशन खुल के कर रही हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जो कमेटी बनी है इसको एग्जामिन करने के लिए, उसमें अपोजिशन लीडर्स भी नहीं है। जैसे खड़गे जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आपके कांग्रेस के, और अधीर रंजन चौधरी जो लीडर अपोजिशन है, वो लोग भी इसमें नहीं हैं। तो इससे भी लोग जो अपोजिशन के नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और अभी गवर्नमेंट को ये पास करा पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखने वाली बात होगी कि जो स्पेशल सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, उसमें गवर्नमेंट इसको एजेंडा में रखती है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। देखिए, आदित्य L1 मिशन जो हमारा है वो अब लिफ्ट ऑफ हो गया है, और वो अब चल पड़ा है सूरज की तरफ।
इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं क्या 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 हो रहा है इसमें। देखिए 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। और इसका मिशन ट्राजेक्टरी क्या है दोस्तों, देख लीजिए। ये L1 पॉइंट पे जाएगा, ट्राजेक्टरी टू L1 पॉइंट पे इसको जाना है। L1 पॉइंट दोस्तों एक अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे यहाँ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जाती है। मतलब ऐसा इतनी दूरी है कि अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल पुल जो है वहाँ पे बैलेंस रहती है और वहीं पे वो चक्कर जो हमारा सैटेलाइट है वो सन का चक्कर लगाता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से। ये 1% है सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का दोस्तों एक मैं मिस्टेक कर दिया मैंने, ये सन का चक्कर नहीं लगाता, ये अर्थ का चक्कर लगाता है। क्योंकि 1% अगर डिस्टेंस है तो ये सन का चक्कर लगा ही नहीं सकता है, ये अर्थ का चक्कर लगाता है और वहाँ से ये सन की स्टडी करता है। अब ये देखिए मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसके साइंटिफिक गोल्स क्या हैं दोस्तों। ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सन को स्टडी करेगा, जैसे करोनल हीटिंग, करोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर एक्टिविटीज, स्पेस वेदर डायनेमिक्स और प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। देखिए एक चीज़ देख लेते हैं हम, कोरोना क्या हो। मतलब सन की जो अलग अलग लेवल्स हैं, सन की जो अलग अलग कोर हैं और जो भी चीज़ें हैं सन की जो जितनी परतें हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे आउटर परत होता है कोरोना, इसी की स्टडी की जाएगी। उसके बाद क्रोमोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर के बाद दोस्तों कोर आता है। कोर में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ये 3 कोर के पार्ट होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं सन पे, जैसे फोटोस्फीयर होता है जहाँ से लाइट इमिट की जाती है। सब सरफेस फ्लोज होते हैं जहाँ पे जो हीलियम मतलब जो गैसेस हैं वो फ्लो करती रहती हैं। सन स्पॉट्स होते हैं जो दोस्तों, जो डार्क स्पॉट होते हैं सन के ऊपर, ये इनका टेम्परेचर अगल बगल के जो एरिया है उनके टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। और सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो सन की रे जो हीट है या फिर जो उसकी हीट है जो या फिर जो उसके फ्लेयर्स हैं वो जो निकलते हैं सन से और बाहर के इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। और क्रोमोस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों ये तो सन के अलग अलग लेयर्स हैं, पढ़ते हैं। अब हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं कि उसमें जो पेलोड्स जा रहे हैं वो किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे और कौन कौन से पेलोड्स हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये दोस्तों एक इमेज है, वो ये सोलर कोरोना को, ये जो कोरोना की बात मैंने की थी, इसकी ये इमेजिंग करेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा। किसके थ्रू? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के थ्रू। इसके बाद दोस्तों सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। दोस्तों ये भी सेम काम करेगी लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट लाइट स्पेक्ट्रम के थ्रू करेगी, उससे कोरोना की स्टडी करेगी। दोस्तों इन दोनों स्टडीज़ में डिफरेंट है, अलग अलग स्पेक्ट्रम पे सन की जो रेज हैं, सन की जो रेडिएशन है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। तो ये दोनों स्टडीज़ अलग अलग रेडिएशंस अलग अलग वेव्स के थ्रू की जाएंगी। फिर आता है दोस्तों सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एनर्जी स्पेक्ट्रम मेजर करेगी। लो एनर्जी एक्सरेज, जो एक्सरेज निकलती है सन से, उनकी लो एनर्जी एक्सरेज निकलती है सन की, उनकी एनर्जी को ये स्टडी करेगी। फिर एक हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये हाई एनर्जी जो एक्सरेज निकलती हैं उनकी स्टडी करेगी दोस्तों। उसके बाद आदित्य सोलर विंड पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स, ये दोस्तों सोलर विंड पार्टिकल जो वहाँ से आती हैं हमारे अर्थ की तरफ, उनकी स्टडी करेगी। फिर एक प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा जिसे हम कहते हैं, वो प्लाज्मा का स्टडी करेगा, जो सन के अराउंड जो प्लाज्मा मटेरियल्स हैं उनकी स्टडी करेगा। फिर एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा स्पेस में जो सूर्य के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अब दोस्तों ड्यूरेशन क्या है मिशन का दोस्तों? ये 5 दिन का मिशन, ये 5 ईयर्स का मिशन है, 5 साल का। और इसका पावर जनरेशन होगा सोलर पैनल्स के थ्रू जो उसमें आदित्य के मिशन में लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों एक मैंने आपको समरी बताई कि सोलर जो आदित्य मिशन है वो कहाँ जाएगा और क्या क्या काम करेगा, उसमें पेलोड्स क्या क्या हैं। अब देखिए दोस्तों कावेरी इशू एक बार देख लेते हैं। कावेरी इशू के बारे में हमने काफ़ी बार यहाँ चर्चा के लिए एक बार ओवरव्यूज़ का फिर लेते हैं। देखिए कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इसमें ठनी हुई है
कावेरी इशू के बीच में। और जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाके हम अपना डेलीगेशन दिल्ली ले जाएंगे और ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे हम कावेरी इशू पे, वहीं पे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में, और इसके बीच में इन स्टेट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी है। और 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट किया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। और किस लिए किया था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट को एजुकेट किया जाए, और ये फाइनल अवार्ड दी थी 2007 में। और उस अवार्ड के हिसाब से इसने वाटर को एलोकेट किया था अलग अलग स्टेट्स को कि तो क्या क्या कितने कितने वाटर एलोकेट किए थे देख लेते हैं। कर्नाटक को एलोकेट किया था 284.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट वाटर। फिर तमिलनाडु को किया था 404.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट वाटर। कर्नाटका को 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट और पुडुचेरी को 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको फिर से चैलेंज किया गया चारों स्टेट द्वारा, और वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे और मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को 2022 में ऑर्डर किया कि भैया 10,000 क्यूसेस ऑफ वाटर आप तमिलनाडु को रिलीज करिए पर डे 15 दिन के लिए। मतलब एक लाख 50,000 क्यूसेक वाटर आप तमिलनाडु को दीजिए 15 दिन में। लेकिन और इस 2023 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। किस लिए? ये जो ऑर्डर दिया था 2022 में, इसका फॉलोअप लेने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन इस सीएमए को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय ऑल 4 स्टेट्स, और कहा जा रहा है कि ये इनइफेक्टिव है और ये काम सही से नहीं कर रही है। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू बन गया है, और अब इन चारों स्टेट्स को दोस्तों काम करना पड़ेगा एक साथ, और नेशनल जो पॉलिटिकल लेवल है उनको भी बीच में आना पड़ेगा ताकि इस डिस्प्यूट का परमानेंट हल निकल सके। कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों, देखिए अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कावेरी में पानी घट रहा है, पानी घटने की वजह से स्टेट्स की नीड तो उतनी ही है, बढ़ी जा रही है बल्कि। तो स्टेट की नीड्स बढ़ रही हैं तो इसकी पानी घट रहा है, तो ये रिफ्ट आना स्वाभाविक है। और इन चारों स्टेट के बीच में ट्रस्ट भी नहीं है, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी अलग अलग है। कर्नाटक में कांग्रेस की है, तमिलनाडु में AIADMK की है, और केरल में लेफ्ट की सरकार है जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती है। लेकिन इस मामले पे सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट दिख रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ था दोस्तों कावेरी वाटर इशू के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए G20 के जो अब शेरपास हैं वो दिल्ली में बैठेंगे, और जो एक जॉइंट कम्यून निकलने वाला है दोस्तों उस पर नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे रिफ्ट चल रहे हैं। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। देखिए सारे G20 की जो शेरपा हैं वो दिल्ली में आ चुके हैं, और फाइनल वीक ऑफ नेगोशिएशन अब चालू हो रहा है G20 समिट का। और जो हमारे शेरपा हैं अमिताभ कांत, वो कॉन्फिडेंट है कि भैया इकोनॉमिक फील्ड में कंसेंसस बन गई है सारे कंट्रीज में, और उस पर एक जॉइंट कम्यून आएगा। कुछ लीडर्स एब्सेंट रहेंगे जैसे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना और मेक्सिको। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, अलग अलग G20 मीटिंग्स में लीडर्स अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई उन समय की कमी की वजह से नहीं आते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्तों शेरपा की जो मीटिंग है, शेरपा और 100 शेरपा मीटिंग, तो ये सारी शेरपा, ये 2 शेरपा और 100 शेरपा हैं, ये भी अपने देखिए हमारे शेरपा हो गए और अलग अलग कंट्रीज़ के 100 शेरपा कहते हैं। तो ये लोग अब मीटिंग करेंगे 3 से 6 सितंबर के बीच में दिल्ली में, और जॉइंट कम्युनिटी के कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे, और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे बाई सितंबर 9 एंड 10। और बहुत ही इंटेंसिव वर्चुअल डिस्कशन चल रहा है। अमिताभ कांत सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कंसेंसस बन जाए, और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कंसेंसस बनने के कगार पे है। और हमारे जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने कहा है कि भैया एक इकोनॉमिक इशू पे अब कंसेंसस बन जाएगा, लेकिन यूक्रेन इशू पे अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। उस पर जो वेस्ट हैं और चाइना और रशिया हैं वो उनके व्यूज़ एकदम अलग अलग है। और ग्लोबल साउथ की भी वॉइस यहाँ कही जा रही है, क्योंकि ग्लोबल साउथ को ग्रोथ के लिए और जो मल्टीलैटरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें ज़्यादा जगह देने की भी बात कही जा रही है। अब देखिए लीडर के जो अटेंडेंस मतलब जो नहीं आए हैं उनकी जगह अल्टरनेट आए हुए हैं उनके। और व्लादिमीर पुतिन ने रीज़न बताया है, और उन्होंने अपना एक मतलब अपने कंट्री से एक एम्बेसडर भेजा है अटेंड करने के लिए। मेक्सिको के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजा है, और जी जिनपिंग का अभी अटेंडेंस पे कोई क्लैरिटी नहीं है।
रीजन ऑफ एब्सेंस मैंने बताया दोस्तों कि उनके पास समय नहीं होता या कुछ जो वहाँ के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ये नहीं आते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है। अब देखिए नेगोशिएशन में चैलेंजेस क्या हैं, देखिए दोस्तों कुछ चैलेंजेस जो नेगोशिएशन में वो हम बता दे रहे हैं, जैसे यूक्रेन का इशू है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू है, कार्बन एमिशन पीकिंग डेडलाइंस के इशू हैं, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के का इशू है, और जो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में लैंग्वेजेस हैं, मतलब हमारा वासुदेव कुटुंबकम, ये सब चीज़ें जो यूज़ की गई हैं उसके लिए भी कुछ कंट्रीज ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। और तो कोई नहीं, चाइना उठा रहा है। चाइना को हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं वो कभी भी इंडिया कोई इस तरह की इनिशिएटिव उठाता है, चाइना पाकिस्तान जैसी कंट्रियाँ हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसे रोड़े लाए जाए जिससे कि ये मीटिंग फेल हो जाए। और मैं कहता हूँ कि ऐसी कोशिश इंडिया को भी करनी चाहिए जब चाइना कोई भी ऐसी मीटिंग या ऐसी कोई चीज़ें होस्ट करे, क्योंकि जैसे को तैसा दोस्तों दुनिया अब इसी पे चलती है। अब देखिए दोस्तों क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे डिफरेंसेस हैं, जो बिलियन और ट्रिलियंस में जो फिगर रखे गए हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के, जो डेवलप कंट्रीज़ को देने हैं उस पर डेवलप कंट्री राजी नहीं हो रहा है। एमिशन डेडलाइन पे रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया ये अपोजिशन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कार्बन एमिशन पीकिंग जो डेडलाइंस है वो गलत है और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हार्म पहुंचा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ इन मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इस पे भी जो G7 कंट्रीज़ हैं वो राज़ी नहीं हो रहे हैं, और हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ बातें कही गई हैं उस पर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं। उसके बाद जो हमने एडिशन रिलेटेड टू मिलेट्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ, और जो वासुदेव कुटुंबकम की बात कही है वो दोस्तों वासुदेव कुटुंबकम की बात कही है वो उस पर चाइना ऑब्जेक्शन कर रहा है, जिसपे अभी बातचीत चल रही है। तो ये दोस्तों G20 की एक लेखा जोखा मैंने दिया कि हाँ कैसे G20 पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेन प्रॉब्लम्स देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ क्लाइमेट फिनेंस का है, और कार्बन एमिशन टारगेट्स का, पीकिंग टारगेट्स का है, यूक्रेन इशू यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, और जो लाइफ इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा चलाई गई है उस पर चाइना ऑब्जेक्शन कर रहा है, और वासुधैव कुटुंबकम जो हमने लोगों में जो हमने टेक्स्ट डाला है उस पर भी चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों दोस्तों एक अभी गले की हड्डी बनी हुई है। अब देखिए इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों इंडिया। देखिए अब यूक्रेन में काफ़ी दिनों से वार चल रहा है और रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में उन्होंने कहा है कि इंडिया भी अब रिकंस्ट्रक्शन जो पार्ट हो रहा है यूक्रेन में उसमें आगे हिस्सा लेगा, और इंडिया जो पीस फार्मूला हो रहा है 10 पॉइंट पीस फार्मूला जो यूक्रेन के लिए कहा जा रहा है उसमें इंडिया भागीदारी निभाएगा। ये वहाँ के जो जो एम्बेसडर हैं यूक्रेन के इंडिया में उन्होंने कहा है। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ फिर से वेलकम किया है और कहा है कि भैया इनकी जो सिक्योरिटी है उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को प्रोवाइड किया है, जिसके लिए यूक्रेन के जो एम्बेसडर उन्होंने इंडिया को थैंक्स बोला है, और ट्रेड प्रमोशन की बात भी की जा रही है यूक्रेन और इंडिया के बीच में। यूक्रेन की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है उनको भी इंडिया एक्नॉलेज करता है, और इंडिया अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। और जब से ये वॉर चल रहा है तो एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट इंडिया भी फेस कर रहा है। और ये देखिए ये मतलब अब जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इंडिया अब इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहता है ताकि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो वर्ल्ड लेवल पे दिखे और यूक्रेन को भी इससे फ़ायदा हो। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों ग्राउंड वाटर की बात यहाँ कही गई है। ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसको निकाला जा रहा है, वो क्यों निकाला जा रहा है दोस्तों? वो इलेक्ट्रिसिटी से निकाला जा रहा है। अब देखिए इस पर डेटा जो आया है ये आया है माइनर इरिगेशन सेंसर जो कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने की है, और उसने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डोमिनेंट पावर है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रो है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ हुई है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, वो 2011 में 56% थी, 2017 में 70% हो गई, और इस समय 76% है। टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्सेज जहाँ से सबसे ज़्यादा पानी निकाला जाता है वो है डगवेल्स। तो डगवेल में हालांकि डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन ये अभी भी मेजर सोर्स है जहाँ से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है। ये 87 लाख से 82 लाख हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा है। फिर शैलो ट्यूबवेल्स है, वो भी इसमें भी डिक्लाइन हुआ है, 59 लाख से 55 लाख हो गया। फिर मीडियम और डीप वेल्स हैं जो कि 31 से 43 लाख हो गए हैं, इनमें बढ़ोतरी आई है।
ये इनके अलग अलग दोस्तों डेप्थ होते हैं जिससे इनको मेजर किया जाता है। डगवेल्स की डेप्थ होती है 15 मीटर, शैलो ट्यूबवेल्स की होती है 35 मीटर और मीडियम और डीप वेल्स की होती है 70 मीटर। तो इससे इनको कैटेगराइज किया जाता है दोस्तों। फिर देखिए अब क्यों ऐसा बढ़ रहा है दोस्तों, क्यों इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स ले आ रही हैं और वो पावरफुल ट्यूबवेल्स के लिए इंसेंटिव्स दे रही हैं, और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों माइनर इरिगेशन स्कीम्स जो हैं उसको भी बूस्ट किया जा रहा है स्टेट लेवल पे, और टोटल देखिए 23.14 माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं कंट्री में, जिसमें से 94.8 फोकस करती है ग्राउंड वाटर पे और 5.2 सरफेस वाटर पे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा फोकस है, सरफेस वाटर पे कम फोकस है। तो ग्राउंड वाटर का दोस्तों ओवर एक्सप्लॉटेशन तो होगा ही। अब इसमें लीडिंग स्टेट्स कौन कौन हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में सबसे आगे है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। और स्कीम्स जो स्टेट लेड बाई स्टेट है इसमें भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर तेलंगाना है दोस्तों। और सरफेस वाटर स्कीम्स में दोस्तों जो सरफेस वाटर को प्रमोट कर रही है जो स्टेट्स, उसमें सबसे आगे है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, फिर झारखंड। इसमें यूपी कहीं नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए तो ये दोस्तों एक डेटा रखा गया है। तो ये डेटा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के सब्सिडाइजेशन की वजह से और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की स्कीम की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसका रिप्रिकॉशंस बाद में इन स्टेट्स को झेलना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रज्ञान है उसने अपना काम पूरा कर लिया है, और वो अब एक एक पॉइंट पे उसको पार्क कर दिया गया है। उसके जो पेलोड्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और उसकी बैटरी अब फुल चार्ज है। तो बैटरी फुल चार्ज होने की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जब 14 डेज बाद 16 जब मतलब लगभग 28 सितंबर के आसपास जब सन वहाँ वापस आएगा, तो शायद जो रोअर है प्रज्ञान रोअर है वो फिर से जाग जाए अपनी नींद से, डीप फ्रीज में चला गया है, डीप स्लीप में सॉरी चला गया है, उससे जाग जाए और कुछ और मिशंस को वो वहाँ पे पूरा करे। तो 14 डेज का जो उसका टाइमलाइन था वो पूरा हो गया है, अब वो स्लीप पे चला गया है। तो हो सकता है जब सन फिर 14 डेज के बाद वहाँ पे आए तो ये फिर से वहाँ पे जाग जाए और सन की किरणों से इसके जो पैनल्स हैं फिर से काम करने लगे। हालांकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री तक चली जाती है, और -180 डिग्री पे जो प्रज्ञान है उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे, इस पे अभी कहना मुश्किल है। ये तभी मालूम चलेगा जब फिर सूर्य उदय होगा और यहाँ की जो बैटरी है जो इसके पैनल्स हैं वो काम करने लगेंगे। तो ये एक खबर थी दोस्तों, हमारा ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस, और आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।